सोचिए, अफ्रीका में एक धमाका हो और भारत में फ्लाइट्स जमीन पर आ जाएं। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये सच में हुआ था। आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली घटना को समझने वाले हैं, जो ये दिखाती है कि हमारी दुनिया असल में कितनी छोटी और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि भाई 4000 किलोमीटर दूर इथियोपिया का एक ज्वालामुखी आखिर पूरे भारत में फ्लाइट्स को कैसे रोक सकता है? ये सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना? पर ऐसा ही हुआ। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। यहां क्या हुआ? आसमान में अचानक एक ऐसा खतरा मंडराने लगा जो दिखाई भी नहीं दे रहा था। तारीख थी 25 नवंबर। भारत के एयरपोर्ट्स पर अचानक एक अजीब सी अफरा तफरी मच गई। आकाश एयर, इंडिगो, एयर इंडिया, एक एक करके कई बड़ी एयरलाइंस को अपनी फ्लाइट्स या तो कैंसिल करनी पड़ गईं या फिर उनका रूट बदलना पड़ा। जिन प्लेन्स पर भी शक था कि वो राख के बादल से गुजरे हैं, उन्हें फौरन जमीन पर उतारकर वोल्केलर चेक्स के लिए भेज दिया गया और डीजीसीए यानी हमारे एविएशन रेगुलेटर ने भी तुरंत सेफ्टी अलर्ट जारी कर दिया। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा था? इस अफरा तफरी की जड़ क्या थी? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका चलना होगा। और ये है इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट, हेली गुब्बी, इथियोपिया का एक ऐसा ज्वालामुखी जिसे सब लोग शांत मान चुके थे। लेकिन 23 नवंबर को ये अचानक जाग उठा और एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। और ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, ये इतना जबरदस्त था कि इसने राख और गैस के एक बड़े से बादल को सीधे 14 किलोमीटर ऊपर आसमान में फेंक दिया। सोचिए, ये वो ऊंचाई है जहां कमर्शियल हवाई जहाज उड़ते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। और बस यही इसकी लंबी यात्रा का सबसे बड़ा राज था। अब ये जो बादल था ना, ये सिर्फ धुआं नहीं था, इसमें चट्टान और कांच के अरबों छोटे छोटे एकदम नुकीले कण थे। जरा सोच कर देखिए, जब ये मिक्सचर किसी हवाई जहाज के जेट इंजन के अंदर जाता है तो वो पिघलकर इंजन को अंदर से जैम कर सकता है। मतलब एक उड़ते हुए जहाज के लिए इससे बड़ा खतरा और क्या होगा? अब आते हैं सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, इस राख के बादल का अविश्वसनीय सफर। इसने अफ्रीका से लेकर भारत तक यानी पूरे 4000 किलोमीटर का फासला तय किया। और ये सफर इसने बहुत तेजी से पूरा किया। 23 नवंबर को धमाका हुआ, 24 नवंबर तक ये बादल अरब सागर के ऊपर था और सिर्फ 48 घंटों के अंदर यानी 25 नवंबर को ये गुजरात के रास्ते हमारे आसमान में दाखिल हो चुका था। पर इतनी तेज रफ्तार कैसे? इसकी वजह थी ऊपरी एटमॉस्फेयर की जेट स्ट्रीम्स। इनको तेज हवाओं की नदियां भी कह सकते हैं। ये हवाएं इस राख के बादल को 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे धकेल रही थीं। मतलब हाईवे पर दौड़ती एक तेज कार जितनी रफ्तार। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे आसमान में भी नदियां बहती हैं, बस वो पानी की नहीं, हवा की होती है। और जैसे जमीन पर कोई नदी अपने साथ पत्ते बहाकर ले जाती है ना, ठीक वैसे ही आसमान की इन तेज हवाओं ने इस राख के बादल को अपने साथ बहाया और हजारों किलोमीटर दूर ले आईं। तो यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर आसमान में इतना बड़ा खतरा था तो क्या जमीन पर हम लोगों के लिए भी कोई चिंता की बात थी? चलिए देखते हैं। और यहां तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। देखिए आसमान में तो ये फ्लाइट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा था। उड़ानें रुकीं, इंजन की सेफ्टी को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि जमीन पर इसका असर लगभग जीरो था। हमारे शहरों के AQI में कोई बड़ा चेंज नहीं दिखा और पोल्यूशन का लेवल भी नॉर्मल ही रहा। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं था, हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने भी यही बात कंफर्म की। क्योंकि वो राख का बादल बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था, इसलिए नीचे जमीन पर हमारी हवा की क्वालिटी पर उसका असर पड़ना लगभग नामुमकिन था। तो ये पूरी कहानी सिर्फ कुछ कैंसिल हुई फ्लाइट्स की नहीं है। ये घटना हमें हमारे प्लैनेट के बारे में कुछ बहुत बड़ी और जरूरी बातें सिखाती है। इससे हमें 4 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, दुनिया के एक कोने में हुई कोई भी घटना हजारों किलोमीटर दूर तक असर डाल सकती है। दूसरी, कि हमारी जो ग्लोबल एयर ट्रैवल है वो असल में कितनी नाजुक है। तीसरी, ऐसे खतरों से निपटने के लिए सारे देशों का मिलकर काम करना कितना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, जो हम सबको आपस में जोड़ता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर सोचना चाहिए, अगर एक दूर का ज्वालामुखी हमारे आसमान को इस तरह से जोड़ सकता है, तो जरा सोचिए, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और दूसरे जो ग्लोबल चैलेंज हैं,
उनके मामले में ये कनेक्शन हमारे साझे भविष्य के लिए क्या मायने रखता है?